नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे अर्धसैनिक बलों में महिला सशक्तिकरण की, अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भागीदारी की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने केंद्रीय सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की सरकार से सिफारिश की है। संसदीय समिति ने सीमावर्ती चौकियों पर उपयुक्त माहौल बनाने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की है ताकि महिलाएं सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित हों। केंद्रीय पुलिस बल में सिर्फ 3.68% महिलाएं हैं। गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने हाल ही में राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। संसदीय समिति ने गृह मंत्रालय को उन कारणों की पहचान करने के लिए कहा है जिसके चलते महिलाएं जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें नहीं आ पाती हैं, या वो कारण जो उन्हें शामिल होने से रोकते हैं। आधी आबादी की दृष्टि से अर्धसैनिक बलों में महिलाओं के सशक्तिकरण और भागीदारी का मुद्दा खास है। इसलिए मुद्दा आपका में अर्धसैनिक बलों की में जो भागीदारी का मुद्दा है महिलाओं का, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीएसएफ के पूर्व एडिशनल डीजी पीके मिश्रा जी। पीके मिश्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जो गृह मंत्रालय की स्थायी समिति है उसके सदस्य राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार जी से। सुजीत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं गृह मंत्रालय के पूर्व सचिव आंतरिक सुरक्षा अनिल चौधरी जी। अनिल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत सुजीत जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि आप इस समिति के सदस्य हैं और खास तौर से यह मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भागीदारी का है, महिलाओं के सशक्तिकरण का है। क्या कारण लगे आपको जिसके चलते महिलाओं का इतना कम प्रतिशत अर्धसैनिक बलों में है? मनोज जी, देखिए, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है कमेटी के विचार में, और इसलिए कमेटी ने ये इस मुद्दे को चर्चा में लेने का निर्णय लिया। और जैसे आपने बताया, जैसे अर्धसैनिक बल हैं, अभी यहाँ पे 3.68% अभी महिलाओं का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, जो बहुत ही कम है। इसको हम लोग विश्व के दूसरे देशों के साथ भी कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। मैं यूएस का फिगर दूंगा। यूएस में 16% है, रशिया में 10% है। खैर, नॉर्थ कोरिया एक अलग देश है, उसको हम लोग कंपैरिजन में नहीं लेते हैं। चाइना में 5% है। तो ये सारे देशों जो कंपैरेबल कंट्रीज हैं हमारे, उनसे काफ़ी कम है हमारा। जबकि 2016 में गृह मंत्रालय जो संसदीय कमेटी ने सिफारिश की थी कि कम से कम 33% आपके जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो नॉन कॉम्बैट, नॉन बॉर्डर रोल्स में रहते हैं, और जो एसएसबी, असम राइफल्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज उनका रोल रहता है, वहाँ पे कम से कम 15% होना चाहिए, ये सिफारिश किया था। आज 6 साल के बाद भी हम लोग मतलब अब 3.68, कहाँ पे 33% और कहाँ 3%, एक 1/10 ऑफ दी रिकमेंडेड परसेंटेज हम लोग अभी पहुँच पाए। इसके कई कारण चर्चे में आए थे। एक तो ये था कि जैसे उनकी पोस्टिंग जो होती है घर से बहुत दूर हो जाती है जी। तो कमेटी ने सिफारिश की थी जहाँ तक पॉसिबल हो उनको घर के पास ही उनको पोस्टिंग दिया जाए। जैसे अभी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ हर स्टेट में है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको दिया जा सकता है। उनकी छुट्टी में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए भी बात हुई थी। ये बात भी रिकमेंडेशन में है, कमेटी की रिकमेंडेशन में गृह मंत्रालय को। और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आया था, तो जो विटनेसेस थे उन्होंने बताया कि जैसे लेडीज़ टॉयलेट, लेडीज़ स्लीपिंग क्वार्टर्स की नॉन अवेलेबिलिटी है, इसलिए भी दिक्कतें आती है जहाँ पे महिलाओं का पोस्टिंग होता है। तो कमेटी ने ये बात को एक्सेप्ट नहीं किया। कमेटी ने कहा कि दैट शुड नॉट बी एन रीजन, दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज। तो कमेटी का ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहा है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो, टॉयलेट्स हो, स्लीपिंग क्वार्टर्स हो, इस पर ध्यान दिया जाए। सेक्सुअल हैरासमेंट का भी इशू आया था। सेक्सुअल हैरासमेंट पे बहुत स्ट्रिक्ट थी कमेटी कि दी पैरामिलिट्री फोर्सेस जी, उनको एक कमेटी गठन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी कोई भी अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है या सेक्सुअल हैरासमेंट के कोई केसेस आते हैं तो उसको बहुत ही गंभीरता के साथ लेके उनको एक कॉन्फिडेंस दिया जाए महिलाओं को, ताकि वो और भी आगे आएँ। तो ऐसे कई सारे मुद्दे आए थे। प्राइवेसी का इशू भी आया था
महिलाएं जहाँ होती हैं, ऑब्वियसली प्राइवेसी का इशू होता है। तो कमेटी ने ये सारे इश्यूज़ को स्टडी किया, लेकिन कमेटी का ये मत यूनानिमस रहा दैट वो 2016 वाला जो रिकमेंडेशन है जी, उसको बिल्कुल गृह मंत्रालय उसको कायम करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स आ चुके हैं, अब तो आप देख चुके हैं जी, अभी। बिल्कुल बिल्कुल। पीके मिश्रा जी, आज इस दौर में जब समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, भारतीय सेना में भी उच्च पदों पर स्थान पा रही हैं, तब ये आंकड़ा 3.68 अर्धसैनिक बलों में भागीदारी का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यह गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट है, यह किसी और की रिपोर्ट नहीं है, जो अपने में यह आंकड़ा दिखाती है। और जिस तरह के इसमें मुद्दे उठाए गए हैं कि वो कौन से कारण हैं जो महिलाओं को अर्धसैनिक बलों में आने से रोकते हैं, आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? मनोज जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, जब सुजीत जी बता रहे थे और आपने बताया कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया है, कभी गलत रिपोर्ट तो ये हो ही नहीं सकता है। बात सही है, 3.68% है, 34,000 ही वुमेन कांस्टेबल्स है, वुमेन पार्टिसिपेशन है। हमारा फोर्स जो है पैरामिलिट्री फोर्स 10 लाख है, अब 10 लाख में अभी जो है 34,000 है, ये बहुत सोचनीय है। और मैं नहीं बोलूँगा कि निंदनीय। आप देख लीजिए, भवानी हमारा भवानी टीम है बीएसएफ के, मोटरसाइकिल जो है वो कन्याकुमारी से लेकर के कहाँ तक, वो अगर हिमालय तक वो मोटरसाइकिल में जाते हैं। आप सीआरपीएफ महिला का पद मैं बताना चाहता हूँ, 2 असिस्टेंट कमांडेंट जो सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे 1987 में, वो अभी आईजी बने हुए। आईजी के 2 महिला सीआरपीएफ में हैं। तो अभी सीआरपीएफ महिला बटालियन जो है वो नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीएसएफ के जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो गुवाहाटी में, वहाँ पर असम बॉर्डर में भी तैनात हैं। और अभी जो है आईटीबीपी के महिला दस्ता जो है 70,000 फीट पर भी वो काम करने अभी गए थे, वहीं से लौट के आ रही। तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकते जो बाकी देश में, अभी सुजीत साहब बता रहे थे कि बाकी देश में कर रहे हैं। साधन मैं ये मानता हूँ जो साधन होना चाहिए, टॉयलेट बनाना, बैरक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चाहे 1 साल में हर एक चीज हो सकता है। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और बीएसएफ, इन तीनों फोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्स का बटालियन हर एक स्टेट में मौजूद है। अगर इन वुमेन कैंडिडेट्स को आप वहां पर पोस्टिंग देंगे, बहुत आसानी से आप उनका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इमरजेंसी पड़ा तो उनको आप कहीं पर भी जा करके डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, वहाँ कार्य क्षेत्र में कार्य होने के बाद उनको वापस उनके स्टेट में लाया जा सकता है। छुट्टी के बाद अलग है, लेकिन आप अगर सोचते हैं कमांड जो उनको जो कमांड जहाँ पर करना है, कार्य क्षेत्र जो है, फील्ड ओरिएंटेशन जो है उनसे लेना चाहिए, वो किसी से वो कम नहीं है और उनको देना चाहिए। और इनके लिए ये छोटे छोटे चीज़ जो होता है वो साथ में नहीं आना चाहिए। अगर एमएचए या अपना जितने हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर ये चाहें, ये 3.68 जो है इसको कम से कम 15 जो बताएं 33% सीआरपीएफ सीआईएसएफ का होना चाहिए, 15% तो करवा दो जी। बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी में अगर बोले हैं 5% कर तो दो, 5% में 15% है, 5% तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चाहें 1 साल में ये हो सकते हैं। 1 साल आप एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? योर माइंडसेट कार्य करने का। देखिए, मैंने बहुत खुले तरीके से बताऊंगा। योर माइंडसेट, कार्य करने का शैली, डिसीजन अगर लिया जाए कि हम 1 साल में जितने एडमिनिस्ट्रेशन काम है, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करो और 2nd ईयर तक आप इसका फिलअप कर दीजिए। जरूर हो सकता है, इस कंट्री में क्यों नहीं हो सकता, हर एक चीज हो सकता है, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए और इनको करना चाहिए और ये जो है भर्ती होना ही चाहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि इस कंट्री में नहीं हो सकता पैरामिलिट्री। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? खासतौर से अगर मैं बात करूं अर्धसैनिक बलों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट और आई थी, वो राज्य पुलिस बल के बारे में थी, जो राज्यों की पुलिस होती है, उसमें भी महिला जो पुलिस कर्मी हैं उनकी भागीदारी, जो अधिकारी हैं महिला अधिकारी, उनकी संख्या बहुत कम है। तो बात चाहे अर्धसैनिक बलों की हो या राज्य पुलिस बल की हो, महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा बेहद गंभीर है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? धन्यवाद मनोज जी।
ये गृह मंत्रालय में मैं सचिव था आंतरिक सुरक्षा का, जी और सीएपीएफ हमारी जिम्मेदारी थी। ये इन प्रिंसिपल जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है, मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन ये बात देखिए, कारगिल वॉर के बाद एक कमेटी बनी थी, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस अलग कर दी गई थी, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस अलग कर दी। जी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में पाकिस्तान बॉर्डर के लिए बीएसएफ, बांग्लादेश के लिए, और तिब्बत बॉर्डर के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एसएसबी थी नेपाल बॉर्डर के लिए। ये देखिए, सीआईएस से सबसे अहम बात जो आपने करी है, सिविल पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका रोज का जो रिलेशनशिप है, आधी महिलाएं रहती हैं, और महिला वहां पर भी बहुत कम है। पहले उनको करिए पूरा, फिर सीआईएसएफ में भी हो सकती हैं, क्योंकि उनको वो जो एक जगह है वाइटल इंस्टॉलेशंस को गार्ड करती है, जी वहां भी कर सकते हैं। सीआरपीएफ में भी कर सकते हैं, उनके ग्रुप सेंटर्स में उनका बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये उम्मीद करना कि वो जाके 14,000 की फीट पे हम आदमियों को अपने वहां पर सुरक्षित रखने में ही काफी चैलेंजेस हैं। वहां के जो काम करने के वो हैं, वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, शुरुआत तो करनी चाहिए, सीआईएसएफ से करिए, सीआरपीएफ से करिए, सिविल पुलिस से करिए, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन एकदम से ये देखिए बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है जी कि 30% कर दीजिए I सब don't में। agree. मैं नहीं इस बात को मानता। रियलिस्टिक हमने ग्राउंड लेवल पे पुलिसिंग से डील किया है 30-40 साल तक, और गृह मंत्रालय जिसकी ये कमेटी है, उसका मैं सचिव था। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल सुजीत जी, जो अभी रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए कि 33%, 30% तक हो जाए, अच्छी बात है। 33% भागीदारी अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की हो जाए, इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहारिक समाधान पर बल ये समिति ने भी अपनी सिफारिश में कहा है। वो व्यवहारिक समाधान कौन से हैं, कौन से हो सकते हैं जिसके चलते महिलाओं को प्रोत्साहन मिले? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ठीक है, 33% का जो लक्ष्य है, ये अभी हम लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल में उसका लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो एस्पिरेशन है। जी तो जैसे पीके मिश्रा जी ने बताया, कम से कम 10% का तो टारगेट ले सकते हैं, एक मीडियम टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल का हम लोग ले सकते हैं। 33% सोसाइटी और ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगा, तब और ज़्यादा फैसिलिटीज हो जाएंगी। लेकिन अभी कम से कम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में एक मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव अगर करते हैं, ठीक है, तो जिसमें जैसे पीके मिश्रा जी बता रहे थे कि माइंडसेट का बात है, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि सरकार अभी जैसे महिला सशक्तिकरण का बहुत बातें हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बहुत सारे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अभी स्कीम्स और योजनाएं ये सरकार है, ये सरकार ला रही है। तो ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है। ये भी अगर एक महिला, आप सोचिए, एक महिला अगर अर्धसैनिक बल में भर्ती होती है, तो पूरे गांव में वो मैसेज जाता है, पूरे गांव, पूरे उसके जो समाज, जितने उसके रिलेटिव्स हैं, सब में वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कोई वुमेन एम्पावरमेंट का कोई मॉडल होगा जी। तो इसलिए मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि सरकार जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेके एक रिक्रूटमेंट ड्राइव, एक मिशन मोड में अगले 2 साल के लिए एक मिशन मोड में इसको शुरू करें। और बाकी जो इश्यूज मैंने बताए, बाकी इश्यूज आर ऑल डुएबल। ऐसा कोई भी ऐसा इशू नहीं है। जैसे एक कल्चरल इशू का बात आया था जो हम लोग के चर्चा, जो कमेटी के चर्चा में, कल्चरल इशू, बट कल्चरल इशूज तो हैं ही हैं। अब इट्स ए फैक्ट दैट इंडिया इज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो इसका मतलब कि हम लोग वुमेन इश्यूज पे बात करना छोड़ दें। अब सती भी था एक ज़माने में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आया 1963 में, तो 68 में, तो इश्यूज रहेंगे। तो कल्चर को तो वी हैव टू, कल्चर इज अगेन फंक्शन ऑफ, अब आप और हम लोग जैसे सोचेंगे जी, तो और संसद ही इस देश का सर्वोत्तम पंचायत है, तो संसद से ही उसकी रिकमेंडेशन गई है, तो इसको मैं मानता हूँ गंभीरता से लेना चाहिए। बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, उनको कहाँ पे पोस्टिंग होगा, लीव कितने रहेंगे, फैमिली के साथ उनका पोस्टिंग हुआ, ये सब चीज़ हो सकता है अगर हम लोग इसको एक माइंडसेट ला के अपना मिशन मोड में अगर करें, जो मुझे लग रहा है कि सरकार करेगी,
तो मुझे लग रहा है अगले 2-3 साल में हम लोग कम से कम 10 से 15% का टारगेट हिट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो माइंड सेट की बार बार आप दोनों ने बात कही, मैं इसे समझना चाहता हूं, क्योंकि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देती है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो इसके लिए तमाम सरकार योजनाएं भी चलाती है, राज्यों में भी योजनाएं इस प्रकार की चलती हैं। लेकिन अगर माइंड सेट की बात हो रही है, एक तो बात है सरकार के स्तर पर, अर्धसैनिक बलों के स्तर पे, दूसरी बात है कि जो हमारी महिला वर्ग है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है हमारी, उसके स्तर पे भी क्या कहीं हिचक होती है अर्धसैनिक बलों में आने पर? बिल्कुल मनोज जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। पहला इंस्टेंस आपको दे दूंगा। इसी महीने में पंजाब बॉर्डर में जब पाकिस्तान से एक ड्रोन आया था पंजाब बॉर्डर में, उसको लास्ट ड्रोन जो आया था उसको मार करके एलएमजी में कौन गिराया? 2 महिला कांस्टेबल बीएसएफ के, उन्होंने मार के गिराए। इससे बड़े काम और कौन कर सकता है नारी? तो ये जो चीज़ है माइंडसेट वाला मैं बताता हूँ, बिल्कुल ये कर सकते हैं। और दूसरा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं, मैं भवानी मोटरसाइकिल टीम जो है बीएसएफ का, इसके बारे में दृष्टांत दे रहा था, और अभी आप ड्रोन्स का आपने देख लिए। तो ये अभी मैं पीके मिश्रा जी, मैं उनकी किसी महिला की शक्ति पर मैं मुद्दा या सवाल नहीं, उस पहलू को नहीं समझना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं महिला हर वो काम कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है, लेकिन महिलाओं की अगर भागीदारी नहीं हो रही है, सरकार के स्तर पर कोई बात होगी, लेकिन महिलाओं के स्तर पर क्या सामाजिक कोई समस्या आती है, क्या पारिवारिक समस्या आती है? बिल्कुल। आज अगर आप महिलाओं के बारे में सोचेंगे, डेफिनेटली सामाजिक पारिवारिक स्थिति तो जरूर उनके ऊपर आएगा। और अभी बात हो रहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये है, दिमाग में आ सकता है नारियों का, लेकिन आप देखेंगे हमारा 6 महिला बटालियन है सीआरपीएफ में, बहुत दिनों से 86 से पहले से, तो उसमें कोई भी केस आया नहीं है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। ये चीज़ है, 2-3 चीज़ आएगा। एक तो अपना फैमिली के बारे में, बच्चों का पढ़ाई के बारे में, और अपना छुट्टी के बारे में, प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना छुट्टी मिल सकता है, और उन्होंने वहाँ पर बैरक का सुविधा होगा या नहीं, टॉयलेट का सुविधा होगा या नहीं, किस टाइप का एनवायरनमेंट होगा, क्या वहाँ का जो कांस्टेबल्स हैं, जवान से, उनके साथ मिल करके उनको ड्यूटी के जाना पड़ेगा, क्या रात को ड्यूटी जाना पड़ेगा, क्या उनको हम ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन और अकाउंट्स का ड्यूटी देंगे या कमांडो टाइप का ड्यूटी देंगे? ये हर एक पहलू को हमको सोचना पड़ेगा जी, और इसको बहुत जरूरी है। और इसमें जो है तालमेल बैठाना पड़ेगा। जो अभी सुजीत कुमार साहब बोल रहे थे, हम ये, मैं भी अनिल चौधरी साहब के साथ सहमत हूं कि सीधा 33% हम जंप ना कर जाए, लेकिन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स को देखें, हम बड़े आसानी से 2 साल में 15% तो जा सकते हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जो बॉर्डर में तैनात है, वहां पर जो बॉर्डर का कार्यरत है, गुवाहाटी में कर रहे हैं, अगर वहां पर 1.68 से अगर हम 5% चले जाए 2 साल में, कम से कम कुछ तो हासिल हो सकता है। क्योंकि जो औरतें आ रहे हैं, जो लेडीज आ रहे हैं बांग्लादेश से, उनको फ्रिस्किंग करने का काम, जो एंट्री हो रहा है, जो स्मगलर्स, लेडी स्मगलर्स आते हैं, उनको फ्रिस्किंग करने का टास्क हमारा महिला बटालियन का है, महिला लोग कांस्टेबल्स का है, वहाँ बहुत जरूरी है जी। पंजाब बॉर्डर में भी ड्रग्स को चेक करने, जो महिला लेकर के ड्रग्स लेकर के आ जाते हैं, उनको चेक करने के लिए आपको महिला दस्ता चाहिए, तो उनका जरूरत तो है जम्मू बॉर्डर में, पंजाब बॉर्डर में, असम बॉर्डर में और बंगाल बॉर्डर में। तो इसलिए इसको मद्देनजर रख करके हमको, जब ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑलरेडी रिकमेंड किया है, एमएचए जरूर उसको गुरुत्व देना चाहिए। हर एक पैरामिलिट्री फोर्स को बोलना चाहिए कि आप कम से कम इतने % तो करिए, 5% तो कर सकते हैं जी। मैं कैसे कर सकते हैं इस पे आता हूं, क्योंकि समस्याएं संसदीय समिति के सामने भी आई, और संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट के जरिए उन तथ्यों को, उन मुद्दों को संसद के समक्ष रखा भी। अनिल चौधरी जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, क्योंकि जो संसदीय समिति की एक सिफारिश है, उसके अनुसार महिलाओं की तेजी से भर्ती के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जाए। ये अभियान कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, कैसे प्रोत्साहित महिलाओं को किया जा सकता है कि वो अर्धसैनिक बलों में शामिल हों? आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? मनोज जी, हर चीज के लिए हम सरकार की तरफ देखते हैं जी, समाज की भी इसमें
जवाबदेही है, समाज को भी जागना पड़ेगा। कितने पति ऐसे हैं जो अपनी वाइफ्स को भेज दें बॉर्डर पे और बच्चे उनके छोटे हैं, कितनी माएँ हैं और कितनी महिलाएं सामने आएंगी, मुझे इस पे डाउट है। लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। जी। मैंने कहा सिविल पुलिस से शुरुआत करिए, सीआईएसएफ में करिए, सीआरपीएफ में करिए, बीएसएफ में भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पर इतना टेरेन इतना मुश्किल नहीं है। शुरुआत करनी चाहिए धीरे धीरे करके, आई एग्री, लेकिन एकदम से नहीं महिलाओं को ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब बातें देखिए। और सरकार और समाज की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी है। परिवार में कितने लोग जाने देंगे जाके अपना घर छोड़ के और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वो जाके नौकरी करें? नहीं, नहीं होगा। रियलिस्टिक होने से मैं कहता हूँ शुरुआत सीआईएसएफ से करिए, सीआरपीएफ से करिए, सिविल पुलिस से करिए, बीएसएफ में आईटीबीपी एसएसबी को इस वक्त जैसे कहते हैं वहां भी आप 30% लगा दीजिए या 15%, वो मुमकिन नहीं होगा। मैं ये ग्राउंड लेवल पे रियलिस्टिक व्यू बता रहा हूँ। विशफुल थिंकिंग तो है, हाँ जी, महिला हमारी ये है, हमारी ये कर लेती है वो कर लेती है, हाँ हम मानते हैं महिलाओं में कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन धीरे धीरे करके इसको बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। सुजीत जी, जो मैं माइंडसेट की बात आपने कही और पी के मिश्रा जी ने कहा और जिस तरफ अनिल जी भी इशारा कर रहे हैं, समाज की स्थिति और जो परिस्थितियां बदली हैं, जाहिर तौर पे महिलाओं की भागीदारी की इस समय आवश्यकता है अर्धसैनिक बलों में भी। सामाजिक पहलू को आप कैसे देखते हैं, जो पारिवारिक पहलू आते हैं? क्योंकि हम सरकार के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक जो परिस्थितियां होती हैं जो प्रेरित करती हैं महिलाओं को कि आप अर्धसैनिक बलों में शामिल हो, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी मुद्दा उभर के सामने आया? बिल्कुल आता है। देखिए, आप आज पंचायती राज का बात लीजिए। पंचायती राज में आज लगभग हर स्टेट में 50% जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया जी, तब महिला सरपंच, महिला पंचायत समिति मेंबर, महिला जिला पंचायत सब आगे आ रहे हैं। तो एक जो 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 हमारा ये सोच था कि जो प्रजातंत्र गांव तक पहुंचेगा, अब वही हो रहा है। तो ऐसे ही अगर समाज को भी जागरूकता लाना पड़ेगा इसमें। देखिए, इशू तो रहेंगे ही। अब जैसे पहले मैं वकील हूँ, तो पहले हम लोग देखते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिला वकील बहुत ही कम दिखते नहीं थे। हाई कोर्ट में भले ही दिख जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर दिखते थे। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकील भरे हुए हैं, महिला एडवोकेट्स, एंड दे आर डूइंग सो वेल। तो वैसे ही एक माइंडसेट समय लगता है। मैं बिल्कुल चौधरी साहब के बात से सहमत हूँ कि अभी बिल्कुल, लेकिन एक लक्ष्य रखा जाए तो अच्छा है। मेरे मत में एक लक्ष्य होना चाहिए कि ठीक है, 5 साल में नहीं, कम से कम 10 साल में वो लक्ष्य हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन 2 साल में कम से कम 10% तक पहुंच जाए। और इसके लिए काफ़ी जागरूकता होनी चाहिए। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसके बारे में एक मेरे ख्याल से एक मुहिम एक शुरू किया जा सकता है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैरामिलिट्री में, डिफेंस फोर्सेस में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, आपका बबीता पूनिया वाला जजमेंट आप जानते ही हैं, जहाँ पे परमानेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग, बहुत सारे पता ही नहीं होता है। अभी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन में जाएंगे तो कितने लड़कियों को, कितने महिलाओं को पता है कि वो लोग पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उनको पता ही नहीं होता है। ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं। तो कम से कम उनको एक ट्रेनिंग की फैसिलिटी तो दिया जाए वहाँ पे, जहाँ पे वो लोग फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, टू कम्पीट। जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा तो वो कम्पीट तो कर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर हर गांव में नहीं होने से भी कम एक डिस्ट्रिक्ट में 3-4 जगह पे एक ट्रेनिंग फैसिलिटी और अवेयरनेस ड्राइव किया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये दिस कैन गो ए लॉन्ग वे। जी पी के मिश्रा जी, एक और बड़ा मुद्दा जो संसदीय समिति के समक्ष उभर के सामने आया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो अर्धसैनिक बलों में उनकी भागीदारी इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि गृहनगर के पास उनकी तैनाती हो। एक ये बड़ा मुद्दा आता है, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, और जाहिर सी बात है पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां भी होती हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक सिफारिश की है कि जो नियुक्ति हो वो गृहनगर के पास हो। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? बहुत मनोज जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आपने, और ये जरूर सोचना चाहिए। अगर ये महिलाएं आते हैं ज्वाइन करने के लिए तो उनको सीधा आप उठाकर, जैसे बीएसएफ पे ज्वाइन करेगा, आप उनको तंगधार बॉर्डर में पोस्टिंग नहीं कर सकते। अब जब उनको अगर भुवनेश्वर में बटालियन है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स में आप लगा दिए पहले 3 साल, उनका जो माइंडसेट है वो अभी जरूर उसके साथ साथ पैरामिलिट्री साथ वो जुड़ जाएगा। सीआरपीएफ के बटालियंस देखिए, सब डिस्ट्रिक्ट में बटालियंस है।
अगर हम सीआरपीएफ बटालियन में महिलाओं को ज्वाइन करके नक्सलाइट्स क्षेत्र में सीधा लगा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है जी। लेकिन मैं एक चीज मनोज जी मैं बताना चाहता हूं, मैं सुजीत जी को बताना चाहता हूं, मैं कम से कम 15 और 20 रिक्रूटमेंट एरिया को गया हूं अभी 2 साल में, जहां पर ये वुमेन रिक्रूटमेंट हो रहा है। हजारों के तादाद में हमारा लेडीज आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए और वैकेंसी कम होता है। आप देखिए असिस्टेंट कमांडेंट्स जो होते हैं उनमें यूपीएससी के थ्रू में पूरे पैरामिलिट्री फोर्स में लिया जाता है और उसमें काफ़ी असिस्टेंट कमांडेंट्स, महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं। वो टाइम चला गया जाके हमारे गांव में, हमारा डिस्ट्रिक्ट में लोगों को पता नहीं, महिला को पता नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है। जैसे 1971 में जब हमने बीएसएफ में ज्वाइन किया, मेरे को पता नहीं था बीएसएफ होता क्या है। आज पूछिए। और ये जो महिला जो है डेफिनेटली मैं अनिल चौधरी के साथ आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि आप सीधा 33% पे जंप मत कर चाहिए, लेकिन 2 साल 3 साल में 15% तो सीआईएसएफ सीआरपीएफ में हो सकता है। और बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी जहां पर बॉर्डर में तैनात करने का मामला उठता है, आप उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है, अकाउंट्स वाला एरिया है, आपका जो कम्युनिकेशन का एरिया है, उनको ट्रेनिंग दे करके उनको रखाइए। और एक और चीज बहुत बड़ी बात कहूंगा, महिला जो आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, ये बच्चे वाले महिला नहीं आ रहे हैं। मैं यहां से बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, इट इज ओनली अनमैरिड गर्ल्स आर मोर और लेस ज्वाइनिंग। और ये आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे और दे आर रेडी टू ज्वाइन पैरामिलिट्री फोर्सेस। और हमारे जो इस पहला 5 साल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एजुकेटेड जी, लड़कियां जो हैं, जो मैट्रिक पास हैं, वो चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने के लिए। दे आर ऑल अनमैरिड गर्ल्स, 95% आर अनमैरिड गर्ल्स, और वो शादी करेंगे बाद में। तो इसलिए ये नहीं कि बच्चों को छोड़ करके आए और ज्वाइन करने के, हाँ अपने पेरेंट्स को छोड़ के आएंगे। जो यहाँ पर आईएएस और आईपीएस बने या बीएसएफ का ऑफिसर बने, सीआरपीएफ का ऑफिसर बने, क्या वो अपना फैमिली को छोड़ करके नहीं आते हैं? जी। तो ये सब चीज मत सोचिए। जी, चलिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने सिफारिश की है और अच्छी सिफारिश की है कि जो महिलाओं की अर्धसैनिक बलों में भागीदारी है उसे और बढ़ाया जाए और उसके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। ये एक अच्छी सिफारिश है। उम्मीद करते हैं इससे माहौल और बदलेगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी अर्धसैनिक बलों में, सेनाओं में, समाज के हर क्षेत्र में बढ़ी है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।